आप सभी को मेरा नमस्कार। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को वसूली खाता यानी साझेदारी फर्म के समापन पर बनने वाले खातों के बारे में बताया कि किस प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। और यहाँ पर आज जो हम इस वीडियो में देखना चाह रहे हैं वो है वसूली खाता, जिसमें हम जो वसूली खाता बनाते हैं उसमें हम क्या प्रविष्टियां करेंगे। और साथ ही साथ वसूली खाते का प्रोफार्मा मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में दिखाया था। अब यहाँ पर हम किसी क्वेश्चन को लेके वसूली खाता बनाएंगे, साझेदारों के पूंजी खाते बनाएंगे और किस प्रकार से रोकड़ खाता या बैंक खाता बनाना है उस प्रक्रिया को हम सीख पाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रविष्टियां हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए, प्रविष्टियां जब करते हैं तो वसूली खाते हमने यहाँ पे देखा है कि क्वेश्चन जो आएगा वो आपको चिट्ठा दिया जाएगा और फर्म का समापन हो रहा है, यानी सारे खाते जो है बंद हो रहे हैं और जो भी इसके संपत्ति है, दायित्व है, दायित्वों को भुगतान किया जाएगा और संपत्तियों को विक्रय करके उससे रोकड़ प्राप्त की जाएगी। तो इस प्रकार से जो साझेदारों के पूंजी खाते हैं वो भी सारी चीजें यहाँ पर क्लोज की जाएगी। तो प्रविष्टियां जो हम देखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले जो आपको साझेदारों के खाते देखना है और वसूली खाते देखना है, तो उसके अंतर्गत की प्रविष्टियां मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं वसूली खाता, इसको हम रोकीकरण खाता भी कहते हैं और साथ ही साथ यह जो खाता है ये हमारा नाम मात्र का खाता या अवास्तविक खाता भी कहलाता है। प्रविष्टियां सबसे पहले आती है, जैसे मान लीजिए आपके पास में चिट्ठा दिया हुआ है और चिट्ठे में एक तरफ रहता है संपत्ति, एक तरफ रहता है दायित्व। तो मैंने जब आपको इसका खाते का प्रोफार्मा दिखाया है कि वसूली खाता हम किस प्रकार से बनाते हैं, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पर हमको जो प्रविष्टियां करनी होती हैं, मतलब उसी जिस प्रकार से खाते में हम एंट्री करते हैं वैसे ही प्रविष्टियां भी आ जाती हैं। मतलब पहले हमने क्या किया, संपत्तियों को और दायित्वों को उठा के हमने वसूली खाते में डाला, यानी संपत्तियों का हस्तांतरण जब हम करते हैं जो ऑलरेडी चिट्ठे में मौजूद है, पहले उसको हम वसूली खाते में लिखते हैं। तो यदि वो संपत्ति साइड में लिखा है तो वसूली खाते के हम डेबिट साइड में लिखते हैं और जो दायित्व पक्ष जो है उसको हम वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में जो चीजें हैं वो लिखते हैं। तो इसकी प्रविष्टियां जो बनेगी, संपत्तियों का हस्तांतरण, तो वसूली खाता डेबिट टू संपत्ति खाता। अब यहाँ पे संपत्तियां बहुत सारी हो सकती हैं, जो आपके प्रश्न में दी गई हैं उन संपत्तियों को हम यहाँ पर लिखेंगे और उन सबका टोटल जो है जब हम लिखते जाते हैं तो वहां पे यहाँ पर उसका टोटल भी हम लिख सकते हैं उसके साथ में। फिर यानी विभिन्न संपत्तियां वसूली खातों में हस्तांतरित करने पर। अब यदि दायित्व देखते हैं तो दायित्वों का हस्तांतरण, दायित्व के अंतर्गत मान लीजिए देय बिल है या लेनदार है, तो दायित्वों के खाते डेबिट, यदि सिर्फ लेनदार है तो यहाँ पे हमारा लेनदार का खाता डेबिट हो जाएगा टू वसूली खाते से। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दायित्वों का खाता डेबिट टू वसूली खाता, यानी विभिन्न दायित्वों के खाते वसूली खाते में, दायित्वों के खाते वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर। ठीक उसके बाद जो एंट्री आती है अब है संपत्तियों की वसूली। सबसे पहले जो प्रविष्टियां हम करते हैं वो होता है संपत्तियों का हस्तांतरण और दायित्वों का हस्तांतरण। बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चले जाइए, क्योंकि ये आपके पास में शॉर्ट नोट बन के आपके पास में पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए आप लोग के लिए अच्छा होते जाएगा। तो जो जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको आप एक कॉपी में लिख के रखिए। सर्वप्रथम चिट्ठे से हम संपत्तियां देखेंगे, उसमें आ जाएगा आपका वसूली खाता डेबिट टू संपत्ति खाता। संपत्ति में मान लीजिए देनदार है, आपका प्लांट मशीनरी है, तो उसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू संपत्ति, टू देनदार का खाता, टू प्लांट खाता, टू फर्नीचर खाता। उस प्रकार से उसका जो टोटल है वो आपका वसूली खाते में आ जाएगा। तो इस प्रकार वसूली खाता डेबिट टू संपत्ति खाता, यानी सबकी सारी संपत्तियों को वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर एज इट इज वही अमाउंट से जो अमाउंट आपका चिट्ठे के यानी आपके प्रश्न में दिया हुआ है। फिर ये हो गया संपत्ति। अब दायित्वों का हस्तांतरण जो करना है, अपोजिट एंट्री हो जाएगी इसकी, जस्ट दायित्वों के खाते डेबिट हो जाएंगे वसूली खाते से। तो इस प्रकार से विभिन्न दायित्वों के खाते वसूली खाते में हस्तांतरित करने पर। अब जो है वसूली, अब यहाँ पर जो पहले से दिया था वो लिया, अब हमारे प्रश्न में वसूली जो दी गई है
मान लीजिए हमने जितनी संपत्ति थी उसका हमने नगद विक्रय किया, मान लीजिए देनदारों का विक्रय किया, तो देनदारों से कितना प्राप्त हुआ, प्लांट को बेचा तो प्लांट से विक्रय पे पूरा प्राप्त नहीं हुआ तो कितनी रकम प्राप्त हुई। तो इस प्रकार जो रकम प्राप्त हुई उसमें देखिए आप रोकड़ खाता या बैंक खाता डेबिट टू वसूली खाते से, तो यहाँ पे पूरे का अमाउंट इकट्ठा करके हम लिख सकते हैं, उसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो जनरल प्रविष्टि होगी, देखिए संपत्ति का इसके दो प्रकार आ जाते हैं, संपत्ति का नगद विक्रय और संपत्तियों को किसी साझेदार द्वारा लेने पर। तो यदि हम संपत्ति का नगद विक्रय कर रहे हैं तो इसकी प्रविष्टि बनेगी रोकड़ या बैंक खाता डेबिट टू वसूली खाता। यहाँ हमने संपत्तियों का नगद विक्रय किया और नगद विक्रय से जो राशि प्राप्त हुई उसे हमारा रोकड़ खाता डेबिट टू वसूली खाता। पर मान लीजिए हमने संपत्ति को नगद विक्रय ना करके किसी साझेदार ने कोई संपत्ति ले ली, तब तो वह साझेदार के पास में चला जाएगा, तो इसलिए साझेदार का पूंजी खाता डेबिट टू वसूली खाता, यानी साझेदार द्वारा संपत्ति लेने पर। तो इस प्रकार से प्रश्न में जैसे दिया है उस हिसाब से हमारी प्रविष्टि होगी। यदि नगद है तो रोकड़ खाता डेबिट टू वसूली खाता, और साझेदार ले रहा है तो साझेदार का पूंजी खाता डेबिट टू वसूली खाता। तो इस प्रकार से संपत्तियों की वसूली पर ये दो प्रविष्टि होगी। अब ठीक यहाँ पे संपत्तियां हो गया, दायित्व हो गए, यहाँ संपत्तियों की वसूली हो गई। अब आ गया दायित्वों का भुगतान। तो देख सकते हैं दायित्वों का भुगतान के लिए प्रविष्टियां। तो दायित्वों का भुगतान, अब यहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट्स में इसको अलग अलग हमने कैटेगराइज किया है और इसमें प्रश्न के अनुसार या क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे इसकी प्रविष्टि ली जाएगी। दो तो वही रहेगी जो नगद के लिए हुआ और साझेदार द्वारा। तो जस्ट जो संपत्ति की प्रविष्टि हमने की है, जस्ट अपोजिट प्रविष्टि इसकी यहाँ पर होगी। तो यदि दायित्व का नगद भुगतान किया है तो वसूली खाता डेबिट टू रोकड़ खाता, दायित्वों का नगद भुगतान करने पर जितनी राशि से भुगतान हमने किया है उतनी राशि का वसूली खाता डेबिट टू रोकड़ खाता। पर यदि दायित्वों को किसी साझेदार द्वारा भुगतान किया जा रहा है तब के लिए प्रविष्टि हो जाएगी वसूली खाता डेबिट टू साझेदार का पूंजी खाता। यानी यदि कोई साझेदार द्वारा भुगतान किया जा रहा है तो हमारी प्रविष्टि बन रही है वसूली खाता डेबिट टू साझेदार का पूंजी खाता। जो भी साझेदार है उसका नाम के साथ में हम यहाँ पर उसका पूंजी खाता लिख देंगे, यानी साझेदार द्वारा दायित्व लेने पर। ध्यान दीजिए इसकी दो प्रविष्टियां, नगद भुगतान होता है तो वसूली खाता डेबिट टू रोकड़ खाता, दायित्वों का नगद भुगतान करने पर। फिर दायित्व का किसी साझेदार द्वारा भुगतान करने पर, यदि कोई दायित्व साझेदार चाह रहा है कि वह भुगतान करने के लिए तैयार है तो उस समय वसूली खाता डेबिट टू साझेदार का पूंजी खाता, यानी साझेदार द्वारा दायित्व लेने पर। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी कंडीशन बनती है। अब वो कंडीशन देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी। जो कंडीशन बन रही है, लेनदार को उसके दायित्व पूर्ण या आंशिक भुगतान के रूप में, यानी देखिए लेनदार जो है उसका जो दायित्व है या तो पूर्ण हो रहा है तब तो सवाल नहीं उठता, कई बार आंशिक भुगतान हो रहा है, यानी दायित्व का संपूर्ण भुगतान के लिए यदि हमने संपत्ति दे दी, यदि वो जैसे यहाँ पे कोई साझेदार द्वारा भुगतान हो रहा है तो यदि लेनदार कोई संपत्ति लेना चाह रहा है और जितना उसका भुगतान होना है उतना ही संपत्ति भी है, उसकी वैल्यू भी उतनी ही है, तब की कंडीशन में इसके लिए कोई प्रविष्टि नहीं होगी। परंतु यदि संपत्ति देने के बाद भी वो संपत्ति लेने को तैयार है लेकिन उसका जो भुगतान उसको करना है, जो उसका भुगतान है उतना संपत्ति लेने के बाद भी यदि कुछ शेष रहता है तो उस शेष की हम यहाँ पे प्रविष्टि करेंगे, यानी यहाँ पे प्रविष्टि हो जाएगी वसूली खाता। यदि संपत्ति देने पर कोई भुगतान शेष होने पर, यदि हमने संपत्ति दे भी दी, वो तैयार है संपत्ति लेने के लिए और उसके बाद भी कुछ भुगतान और बाकी है, तो जो शेष है उसको हम लिखेंगे वसूली खाता डेबिट टू रोकड़ खाता, यानी इसकी हम प्रविष्टि करेंगे। लेनदारों की शेष राशि का भुगतान करने पर यहाँ जो अमाउंट आएगा वो उस शेष राशि का आएगा जिसका कि भुगतान नहीं हो पाया है।
मतलब जो भुगतान हमको, एक तो संपत्ति उसने ले ली, तो उस संपत्ति का उसको हम माइनस कर देंगे और जो शेष बचा है उतने इसका भुगतान उस लेनदार को हम करेंगे, यानी वसूली खाता डेबिट टू रोकड़ खाता। ये देखिए सेम यही नगद भुगतान वाली प्रविष्टि, सेम वैसी ही प्रविष्टि, लेकिन अमाउंट में यहाँ फर्क हो जाएगा। और जितनी जो हमने संपत्ति दे दी है, संपत्ति उसके बदले में ली है उसने, तो संपत्ति की कोई प्रविष्टि यहाँ पर नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार आंतरिक भुगतान होता है, जिनका नगद भुगतान, आंतरिक भुगतान जो है उसका नगद भुगतान जो है आवश्यक नहीं है। अब आंतरिक, वास्तव में आंतरिक भुगतान होता क्या है, तो हम आंतरिक भुगतान के अंतर्गत साझेदार का पूंजी खाता, साझेदार का ऋण खाता या साझेदार की पत्नी का ऋण, इनको आंतरिक भुगतान के इसमें रखते हैं। तो इसकी कोई, इसका नगद भुगतान आवश्यक नहीं होता। आंतरिक भुगतान जिनका कोई भी नगद भुगतान आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर इसकी प्रविष्टि भी नहीं होगी। तो इस प्रकार ये दायित्वों से संबंधित जो भुगतान की प्रविष्टियां हैं, ये 4 प्रकार की हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। यदि नगद भुगतान है तो वसूली खाता डेबिट टू रोकड़ खाता, जितना नगद भुगतान हुआ पूरे अमाउंट के साथ में हम करेंगे। यदि साझेदार कोई भुगतान करना चाह रहा है तो वसूली खाता डेबिट टू रोकड़ की जगह आ गया आपका साझेदार का पूंजी खाता। फिर कोई संपत्ति यदि ले रहा है तो संपत्ति लेने के पश्चात यदि कुछ शेष है तो उस शेष रकम से हम भुगतान करेंगे, यानी वसूली खाता डेबिट टू रोकड़ खाता, और आंतरिक भुगतान की कोई प्रविष्टि नहीं होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री और क्या होती है। तो इसके अलावा अब देखिए, हमने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे वसूली व्यय का भुगतान होगा। वसूली व्यय होते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते में कोई वसूली, कोई व्यय शामिल नहीं होते हैं, लेकिन वसूली खाते में यानी वसूली के संबंध में जब कार्य किए जाते हैं तब कुछ व्यय होते हैं। तो उस व्यय का जिक्र भी हमको करना होता है, उसका भुगतान हमको करना होता है। तो वसूली खाता डेबिट टू रोकड़ खाता, ये इसकी प्रविष्टि हो गई वसूली व्यय का भुगतान करने पर। मान लीजिए कोई कमीशन है तो कमीशन का भुगतान, उसकी भी प्रविष्टि वैसे ही हो जाएगी, कमीशन वसूली खाता डेबिट टू साझेदार का पूंजी खाता, यानी कमीशन चुकाने पर, क्योंकि कमीशन साझेदारों को मिल रहा है, तो इस प्रकार से साझेदारों का पूंजी खाता यहाँ पर क्रेडिट मिल जाएगा। फिर उसी प्रकार से वसूली खाता हमको बंद करना है। अब हमारा देखिए वसूली खाते का प्रोफार्मा, ये वसूली खाते की कुछ चीजें हो गई हमारे पास में, अब उसको क्लोज करना है। तो क्लोज करते वक्त 2 कंडीशन होगी, या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। यदि हमारा लाभ होता है तो लाभ की कंडीशन में वसूली खाता डेबिट टू साझेदारों का पूंजी खाता, यानी वसूली पर लाभ हानि अनुपात, लाभ हानि अनुपात में वितरित करने पर। और हानि की दशा में जस्ट उसकी अपोजिट, यानी साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट टू वसूली खाता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, देखिए हानि जो है वो क्रेडिट पक्ष में आएगी और लाभ जो है वो डेबिट पक्ष में आएगा। तो इस प्रकार से लाभ की दशा में वसूली खाता डेबिट टू साझेदारों का पूंजी खाता, और हानि की दशा में साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट टू वसूली खाता। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। वसूली व्यय का भुगतान है तो वसूली खाता डेबिट टू रोकड़ खाता, कमीशन वसूली खाता डेबिट टू साझेदार का पूंजी खाता, लाभ है तो वसूली खाता डेबिट टू साझेदार का पूंजी खाता, और हानि की दशा में साझेदारों के पूंजी खाता डेबिट टू वसूली खाता। इस प्रकार से ये प्रविष्टियां हो गई वसूली खाते से संबंधित। अब कुछ और भी प्रविष्टियां, 1-2 प्रविष्टियां हैं, जब हम उस टाइप का क्वेश्चन लेंगे तो वो प्रविष्टि को भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एक प्रविष्टि आपकी बनती है ऋण से संबंधित, कि यदि किसी इसका ऋण है तब की कंडीशन में किस प्रकार की एंट्री होगी। यदि ऋण लिया जाता है तो साझेदार का ऋण खाता डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी टू आपका रोकड़ खाता या बैंक खाता। ठीक है, अब एक हम क्वेश्चन ले सकते हैं और क्वेश्चन के आधार पर ये प्रविष्टियां और साथ ही साथ खाते बनाते हैं। तो हमने वसूली खाते का प्रोफार्मा तो देख लिया है, अब उस क्वेश्चंस को लेकर मैं आपको कुछ खाते बनाना सिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप, एक क्वेश्चन हम लेते हैं और प्रविष्टि, अभी हमने प्रविष्टि पढ़ी तो एक प्रविष्टि पहले ले लेते हैं।
यहाँ पे प्रविष्टि का एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रविष्टि संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्म के विघटन पर निम्न व्यवहारों की क्या रोजनामचा प्रविष्टियां अभिलेखित की जाएगी? गैर अभिलेखित दायित्व का भुगतान 3200, साझेदार अमित द्वारा 7500 का स्टॉक को लेना। देखिए पहला है गैर अभिलेखित दायित्व का भुगतान। देखिए दायित्वों का भुगतान तो हमारी प्रविष्टि बनेगी, नगद भुगतान हो रहा है 3200 रुपए यहाँ पे दे दिया है, तो उसकी सिंपल सी प्रविष्टि आएगी आपकी वसूली खाता डेबिट टू रोकड़ खाता 3200। ठीक है, गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान करने पर जैसा दिया है बस आपको ध्यान रखना है, नगद भुगतान है, साझेदारों को भुगतान है या साझेदारों द्वारा किया गया है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे साझेदार अमित द्वारा 7500 का स्टॉक ले लिया गया, तो जब स्टॉक लेते हैं तो यानी संपत्ति को ले लिया गया है तो इसकी प्रविष्टि आएगी। फिर वसूली पर लाभ की राशि 18,000 को साझेदार सुमित और नमित को 5:7 के अनुपात में विभाजित किया गया है। फिर गैर अभिलेखित परिसंपत्ति से 5,500 की वसूली, यानी संपत्ति परिसंपत्ति से 5,500 की वसूली। अब देखिए फर्स्ट एंट्री दायित्वों का भुगतान, नगद भुगतान आ गया है, वसूली खाता डेबिट टू रोकड़ खाता 3200 गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान करने पर। तो आप बाकायदा उसको अच्छे से क्रम से लिखेंगे। फिर सेकंड प्रविष्टि आ गई, साझेदार अमित द्वारा 7500 का स्टॉक को ले लिया, तो स्टॉक अमित के पास आ गया, तो अमित का पूंजी खाता डेबिट टू वसूली खाता, उसने संपत्ति ले ली है, तो स्टॉक देखिए क्या ट्रैक किया उसने 7500 यानी अमित द्वारा स्टॉक लेने पर। अब वसूली पर वसूली के उपरांत में लाभ हुआ है, तो लाभ की कंडीशन में यानी डेबिट में आएगा आपका, और हानि जो होती है वो क्रेडिट पक्ष में आती है, तो यहाँ पे डेबिट पक्ष में आ रहा है, तो वसूली खाता डेबिट टू सुमित का पूंजी खाता टू नमित का पूंजी खाता। अब किस अनुपात में बांटेंगे, तो यहाँ पे अनुपात दे दिया है 5:7, यानी 5/12 और 7/12, 7 और 5 12, 18,000 का 5/12 हिस्सा सुमित को मिलेगा और 18,000 का 7/12 हिस्सा नमित को मिलेगा। इस प्रकार यहाँ पे वसूली खाता डेबिट टू सुमित का पूंजी खाता 7,500 टू नमित का पूंजी खाता 10,500, यानी वसूली पर लाभ 5:7 के अनुपात में वितरित करने पर। अब जो है अंतिम प्रविष्टि आएगी, गैर अभिलेखित परिसंपत्ति से 5,500 की वसूली। देखिए इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। वसूली खाता डेबिट टू रोकड़ खाता, दायित्वों का भुगतान, फिर अमित ने स्टॉक ले लिया तो अमित का खाता डेबिट किया हमने 7,500 से टू वसूली खाता, फिर लाभ निकला है तो डेबिट में लाभ निकलता है, वसूली खाता डेबिट टू सुमित का और नमित का खाता 5:7 में। फिर परिसंपत्ति 5,500 की वसूली हुई, तब इसकी प्रविष्टि बनेगी रोकड़ खाता डेबिट टू वसूली खाता गैर अभिलेखित परिसंपत्ति की वसूली करने पर, यानी वसूली हो गई यहाँ पर 5,500 और ये 5,500। तो इस प्रकार ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपको किस प्रकार से प्रविष्टियां पूछी जा सकती हैं। ये तो सिंपल प्रविष्टि वाला क्वेश्चन हुआ जो 3 नंबर के लिए वगैरह पूछा जा सकता है। और इसके अलावा अब यदि कोई क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें आपको खाता भी बनाना है या किसी बड़े क्वेश्चन में चिट्ठा दिया है और उसके आधार पे आपको पूरी प्रविष्टियां पूछी जाए, अथवा वसूली खाता या साझेदारों का पूंजी खाता पूछा जाए, तो हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें हम सारी चीजें कर पाए, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन के आधार पे उसको बनाना सीख सके। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का निम्नांकित चिट्ठा है जो कि बराबर के साझेदार है। यहाँ पे चिट्ठा दिया गया है, चिट्ठा में देखिए पूंजी दी है ए और बी की 20,000, 14,000, टोटल 34,000। लेनदार दिया है, ए का ऋण भी है, देखिए ए का ऋण आ रहा है इसमें
मशीनरी दी है, प्लांट दिया है, देनदार दिया है, बैंक दिया है। हाँ, एक चीज और ध्यान देते हैं, जब हम संपत्तियों की प्रविष्टियां करते हैं तो हम उसमें संपत्ति में बैंक की कोई प्रविष्टि नहीं होती है। रोकड़ या बैंक है तो उसकी प्रविष्टि हम नहीं करते हैं, ये चीज आप ध्यान देंगे। अब देखिए, उन्होंने फर्म का विघटन का निर्णय लिया, यानी ए और बी ने फर्म विघटन का निर्णय लिया। अब फर्म विघटित हो रही है तो सारी संपत्तियों से वसूली होगी, मतलब वसूली होगी, भुगतान होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है मशीनरी जो कि 18,000 की है, मशीनरी पर इसके पुस्तकीय मूल्य से 20% कम। पुस्तकीय मूल्य दिया 18,000, इससे 20% कम की वसूली हुई। प्लांट पर इसके पुस्तकीय मूल्य से 10% कम, प्लांट 20,000 का दिया है, इससे 10% कम की वसूली हुई। यानी देखिए 20,000 का 10% हो गया आपका 2,000, तो 2,000 20,000 में से 2,000 माइनस कर लेंगे तो 18,000 मिला हमको। 20,000 इसकी वैल्यू थी लेकिन हमको मिला कितना वसूली पर? 18,000। ये चीज पे ध्यान देंगे। देनदारों से 4,000 रुपए, इसका निकालना नहीं है, सीधा सीधा 4,000 हम लिख देंगे। लेनदारों को 10% की कटौती पर भुगतान किया गया। लेनदारों को भी हमने पूरा भुगतान नहीं किया गया है, 10% कटौती पर किया है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पे आपको ये चीजें परसेंट में भी निकाल के दिखाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है। जनरली आपको परसेंट नहीं दिया है तो जितना दिया है वो रकम आप उठाएंगे। जैसे देनदारों से 4,000 बोला है तो पूरा के पूरा 4,000 लिखेंगे। मान लीजिए लेनदार से यहाँ पे 6,000 ना 10% कटौती ना लिख के सीधा 5,000 लिखा होता तो हम सीधा 5,000 लिख देते। अब समापन व्यय, समापन व्यय यानी वही वसूली व्यय जिसका हमने जिक्र किया, ये 1,000 है। अब यहाँ पे देखिए जनरल प्रविष्टियां भी कीजिए एवं विघटन के संबंध में आवश्यक खाते खोलिए। विघटन के समय में जो आवश्यक खाते हैं ये हमको मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या खाते खोले जाते हैं। तो देखते हैं, अब इसका हम पहले खाते खोलते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रविष्टियां फिर और इजी हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रविष्टियां पहले करके हम इजी, कई बार ऐसा होता है कि हम खाते बनाने के बाद में प्रविष्टियां इजीली कर लेते हैं। क्योंकि देखिए जो भी प्रविष्टियां करेंगे 2-3 प्रविष्टि के लिए हमको खाते पर डिपेंड होना पड़ेगा, है ना। तो या तो फिर हम उसको प्रविष्टियां करके उसके बाद में हम उसको अमाउंट के लिए हम जो खाता बनाएंगे उसके जो बैलेंस निकलेंगे उसके आधार पर हम उसमें अमाउंट डालेंगे। तो देखिए वसूली खाता जैसे मैंने आपको बताया चिट्ठे में दिया था मशीनरी, तो सबसे पहले जितनी चीजें हैं आपकी प्रोफार्मा ध्यान होगा, देखिए ध्यान रखिए प्रोफार्मा जो चिट्ठे में संपत्ति साइड दिया था उसको यहाँ डेबिट साइड में ला लेंगे और जो चिट्ठे के क्रेडिट साइड में दिया था उसको हम यहाँ लाएंगे। देखिए आपका चिट्ठा एक बार जो यहाँ लेनदार है ये आपका क्रेडिट साइड में चला जाएगा, मशीनरी प्लांट और देनदार है ये तीनों रकम उठ के आपकी डेबिट साइड में चली जाएंगी। देखिए वसूली खाता टू मशीनरी खाता 18,000, टू प्लांट खाता 20,000, टू देनदार खाता 5,000। ठीक, इसके अपोजिट उधर से लेनदार था, देय विपत्र वगैरह कुछ नहीं था इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ बाय लेनदार खाता यह है 6,000 जो दिया था वही वो हमने लिख दिया। अब इसके बाद में हमने रोकड़ से लेना है, मतलब लेनदारों को कितना भुगतान किया, और बाय रोकड़ खाता यहाँ पर कि हमको संपत्तियों से के विक्रय से कितना प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पे हमने संपत्तियां लिखी तो इसका भुगतान, इसका जो विक्रय से प्राप्त राशि हमको यहाँ आएगा। लेनदार हमने यहाँ लिखा है तो इसके भुगतान जो दिया है वो आपका इसके अपोजिट साइड में आएगा। ये चीज आप ध्यान रखिए कि कौन सा किस साइड में अपोजिट साइड में लिखना है, तो आपकी त्रुटियां भी बिल्कुल नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अब देखिए यदि हम क्वेश्चन में देखते हैं तो मशीनरी पर 20% कम था, जो मशीनरियों पर वसूली हुई वो 20% कम, तो 18,000 की मशीनरी का 20%, 18,000 का 20% यहाँ पर है 3,600, इसको घटाया तो आ गया 14,400। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन था इसलिए मैंने क्वेश्चन में ही किया, यदि बड़ा कैलकुलेशन है तो हम उसको वर्किंग नोट में भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बाय रोकड़ खाता एक साथ हमने तीनों लिखा और तीनों के टोटल हमने यहाँ लगा दिए। मशीनरी 20% कम 18,000 माइनस 3,600 14,400। प्लांट 10% कम है तो 20,000 ऋण 2,000 ये आ गया 18,000। देनदार आपका 4,000 है तो पूरा 4,000। इस प्रकार इसका टोटल हुआ 36,400, ये लिख दिया।
अब लेनदारों को भुगतान 10% की कटौती पर किया गया, तो टू रोकड़ खाता, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं लेनदार 10% कम, तो ये 6000 ऋण 1000, क्योंकि 6000 का 10% 1000, ये आ गया आपका 5000। एक ही चीज था, हमने सीधा उठा के ये अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया। अब वसूली व्यय समापन व्यय हुआ है 1000 का, तो टू रोकड़ खाता हम ब्रैकेट में अब लिख सकते हैं वसूली व्यय करके, तो इस प्रकार से ये हो गया 1000। इस प्रकार यहाँ पे टोटल देखिए ये आ रहा है 49,400 और यहाँ का टोटल कम आ रहा है, तो जो बैलेंस बन रहा है वो है आपका 7000 का। अब ये जो 7000 को है हमको किस अनुपात में बांटना है, तो देखिए हमारे प्रश्न में दिया है ए और बी का निम्नांकित चिट्ठा जो कि बराबर के साझेदार है, बराबर के साझेदार है, मतलब ये 7000, ये जो शेष आ रहा है आपका, एक तो ये हानि हो रही है, ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, ये हानि है, यदि इधर आता तो ये लाभ होता। तो इस 7000 को हम दोनों को बराबर बराबर बांटेंगे, यानी ये 3500 का वहन करेगा, ये 3500 का वहन करेगा, तो ये हो गया इसका वसूली खाता। देखिए वसूली खाता बनाना ज्यादा कठिन बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस ये कैलकुलेशन सभी ध्यान रखना है, इसमें कुछ और नई चीजें नहीं है। हाँ, ऋण खाते का जिक्र वसूली खाते में नहीं होता है, बैंक खाते का जिक्र, रोकड़ खाते का जिक्र वसूली खाते में नहीं होता है, ये आपको सावधानी रखनी है, ये आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि जो दिया है चिट्ठे में पूरा के पूरा उठा के रख दिए, कुछ कुछ चीजें जो है वो इसमें यहाँ पर नहीं आएगी, है ना। और कुछ एक दो क्वेश्चन और घुमा के जो पूछा जाता है वो बड़ा क्वेश्चन हम बाद वाले इसमें लेंगे, ताकि आप उसको भी क्लियरली समझ सके। अब देखिए ये हो गया वसूली खाता। अब हम बनाते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता अभी तक के आप बनाते आए हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हर बार जितने भी साझेदार के कैलकुलेशन करना है हमने की है, हर बार आपने साझेदारों का पूंजी खाता बनाया है। तो इस बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान दीजिए, और इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि इसका एक सिंपल क्वेश्चन, इससे भी सिंपल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाएगा। अब देखते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। देखिए साझेदारों का पूंजी खाता, जो शेष आपका चिट्ठे में था, देखिए चिट्ठे में पूंजी है इसकी ए की 20,000, बी की है 14,000, तो इसी पूंजी को हम यहाँ पे लाएंगे, यानी हमने शेष ला दिया इसका। साझेदारों का पूंजी खाता ए बी बाय शेष लाया गया 20,000 14,000, क्रेडिट साइड में इसको हम लिखते हैं। वसूली व्यय से हमारा लॉस हुआ है, तो ये आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, यदि हमारा लाभ होता तो हमारा इस साइड में आता। तो इस प्रकार से ये लॉस हुआ, तो इसका वहन ए और बी को करना है, तो ये 3,500 3,500, इस प्रकार इसका टोटल हमने लगा दिया। तो देखिए ये 20,000 इधर आ गया, 14,000, इसका जो बैलेंस बना है ये इन लोगों को भुगतान रोकड़ के रूप में प्राप्त होगा, यानी यहाँ जो है पूंजी जो है वो रोकड़ खाते से प्राप्त होगी, है ना। रोकड़ खाता एक बनेगा, जो ट्रांजेक्शन किया हमने वसूली पर, संपत्तियों का विक्रय किया गया है, दायित्वों का भुगतान किया गया है, जो शेष बचेगा वो उसका हम यहाँ पर रोकड़ खाते से प्राप्त होगा। तो जो शेष आ रहा है इसका यहाँ पे बच रहा है साझेदारों का पूंजी खाता, ये 16,500, और यहाँ पे जो निकल रहा है ये है आपका 10,500। तो ये जो है ये रकम अब आ जाते हैं रोकड़ खाते में, क्योंकि इसमें रोकड़ खाता भी बनाना है आपको, क्योंकि समापन हो रहा है और समापन पर रोकड़ खाता बनेगा, तभी व्यवसाय पूरी तरह बंद और खाते पूरे कंप्लीट होंगे। देखते हैं आप इसके लिए। तो रोकड़ खाता जो है हमारे पास में चिट्ठे में दिया गया था, देखिए कितना है बैंक बैलेंस हमारे पास में दिया था, बैंक था 5,000, आप इसको बैंक भी लिख सकते हैं, आप रोकड़ खाते के रूप में भी लिख सकते हैं, यदि बैंक दिया तो बैंक कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है आपका शेष लाया गया, ये है 5,000, डेबिट शेष है आपका 5,000 था आपके पास में शेष। अब वसूली खाता, देखिए वसूली खाते के डेबिट में क्या आया है और क्रेडिट में क्या आया है, उसको जस्ट अपोजिट हम यहाँ लिखते चले जाएंगे। वहां पे डेबिट में था आपका लेनदार, भुगतान जो किया गया उसको हमने यहाँ पे लिखा वसूली खाता, ये आ गया लेनदारों का 5,400। फिर आया वसूली व्यय,
यहाँ पे आया फिर वसूली व्यय, उसके बाद ए का ऋण खाता, फिर ए का पूंजी खाता, ये यहाँ पर अभी हमने लिखा है रोकड़ खाते के अंतर्गत। ए का पूंजी खाता 16,500, ये डेबिट में आया तो ये यहाँ पर क्रेडिट में निकला। और उसके बाद में बी का पूंजी खाता, फिर वसूली खाता में संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त हुआ था 36,400, तो ये जो 36,400 प्राप्त हुआ, तो ये 36,400 को हम लिखेंगे। अब देखिए इधर के दोनों साइड के जो टोटल है ये आपके अपने आप बराबर हो जाएंगे, तो रोकड़ खाता क्या हो जाएगा, वैसे ही बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से रोकड़ खाता भी, क्योंकि देखिए बैंक खाता रोकड़ खाता भी आप हमेशा पहले से बनाते आ रहे हैं, हम 11वीं में भी बनाए हैं, ये 12वीं में भी बन रहा है, तो ये चीजें आपके लिए नई नहीं थी, ये वसूली खाता आपके लिए नया था, और ये खाते जो है आप पूर्व में भी बना चुके हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। ये इस प्रकार से ये आपका खाता कंप्लीट होता है। अब जो है हम इसकी प्रविष्टि देखते हैं। अब आ जाते हैं प्रविष्टि पर। पहली प्रविष्टि वसूली खाता डेबिट, जो संपत्तियों का हस्तांतरण है वसूली खाते में हमको करना है, जो चिट्ठे में दिया है, तो वसूली खाता डेबिट टू मशीनरी खाता, टू प्लांट खाता, टू देनदार खाता, इसको हम एक साथ लिखेंगे। तो मशीनरी 18,000 की थी, प्लांट 20,000, देनदार 5,000, टोटल हुआ 43,000। वसूली खाते में संपत्तियों का हस्तांतरण करने पर फर्स्ट प्रविष्टि। सेकेंड है जो आया आपका लेनदार खाता। अब दायित्वों को का हस्तांतरण है, तो दायित्वों में सिर्फ लेनदार दिया है, इसलिए सिंपल सिर्फ लेनदार खाता डेबिट टू वसूली खाता, ये 6,000 6,000 दायित्वों का वसूली खाते में हस्तांतरण करने पर। फिर देखते हैं, अब यहाँ पर पहले हस्तांतरण किया, हस्तांतरण के बाद में हमने उसके संपत्तियों का विक्रय किया, संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त नगद विक्रय हुआ है, तो रोकड़ खाता डेबिट टू वसूली खाता। वसूली में यहाँ पर देखिए संपत्तियों का विक्रय, तो संपत्तियों का विक्रय में आपका प्लांट था, मशीनरी था, और प्लांट और देनदार थे, तो प्लांट का हो गया था आपका 18,000, जो ऊपर हमारा अमाउंट था उसका 10% कम, 20% कम, और उस जो आपके देनदार थे वो 4,000 के, तो इस प्रकार सबका जो अमाउंट था वो 36,400, तो रोकड़ खाता डेबिट 36,400 टू वसूली खाता, ये आ गया। फिर जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री, यानी लेनदारों को, जो सिर्फ लेनदार थे उसमें, तो लेनदारों को भुगतान हमने किया, तो वसूली खाता डेबिट 5,400 टू रोकड़ खाता, तो इस प्रकार से इनका भुगतान आ गया 5,400, और ये रोकड़ खाता 5,400। अब देखिए ये हो गया, पहले हस्तांतरण हो गया, फिर उसके बाद में भुगतान और वसूली हो गई। उसके बाद में हमारा जो निकला है एक ऋण खाता था हमारा, और साथ ही साथ ऋण खाता के पहले हमारा वसूली खाते में हानि निकली थी। अब जब हानि निकली है तो वसूली खाते में हानि, वसूली खाता डेबिट टू रोकड़ खाता, सॉरी वसूली व्यय का भुगतान हमारा बाकी है, पहले वसूली व्यय जो हुआ, तो वसूली खाता डेबिट टू रोकड़ खाता, यानी वसूली व्यय का भुगतान किया हमने 1,000 से, यहाँ पर ये प्रविष्टि बनेगी। फिर जो हमारा लॉस निकला, यानी हानि निकली है वसूली खाते में, उसकी प्रविष्टि, और ये प्रविष्टि के लिए, ये अमाउंट के लिए, या हानि है या लाभ है, इसके लिए हमको वसूली खाता जरूरी हो जाता है, तो इसलिए हमने प्रविष्टि मैंने बाद में बताई आपको। तो इस प्रकार से या तो पहले यदि हम लिखते तो हमको ये प्रविष्टि या 3 प्रविष्टियां हमको छोड़नी पड़ती। अब देखिए ए का पूंजी खाता, क्योंकि लॉस निकला है, तो साझेदारों का पूंजी खाता टू वसूली खाता, और दोनों को बराबर अनुपात में बट रहा है, तो ए का पूंजी खाता डेबिट, बी का पूंजी खाता डेबिट, ये 3500 टू वसूली खाता 7,000। वसूली पर हानि का पूंजी खाते में हस्तांतरण, ये साझेदारों के पूंजी खाते में चला जाएगा। अब चिट्ठे में हमारा ए का ऋण खाता बाकी, ए का ऋण है 8,000 का, तो इस प्रकार ए का ऋण खाता डेबिट टू रोकड़ खाता 8,000। ये प्रविष्टियों के इसमें नहीं बताई मैंने आपको, ये प्रविष्टि ध्यान रखना है, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ए का ऋण खाता, क्योंकि जिसका ऋण है उसको भुगतान यानी उसके खाते में जाएगा वो डेबिट होगा, टू रोकड़ खाते से ऋण नगद भुगतान किया जाएगा। फिर
यदि आपका साझेदारों के पूंजी खाते से जो बैलेंस निकल रहा है, जो उनका बाकी है, तो वो उनके खाते में फिर से डेबिट करना होगा। यानी ए का पूंजी खाता 16,500, बी का पूंजी खाता 10,500, लेकिन ये कहाँ से आएगा? रोकड़ खाते से आएगा, टू रोकड़ खाते। इस प्रकार 27,000 की जो रकम है, ये इन दोनों का जो हमने साझेदारों का पूंजी खाता निकाला, उसके आधार पे रोकड़ खाते से ये पूंजी इनके पास में पहुंची। तो इस प्रकार से ये इनका हो गया प्रविष्टि, यानी साझेदारों को शेष पूंजी का भुगतान किया जाएगा। ये हो गई आपकी जनरल प्रविष्टि। यानी इस क्वेश्चन में हमने खाते भी बनाए हैं, जनरल प्रविष्टि भी देखी है, और अन्य जनरल प्रविष्टि सिंपल से क्वेश्चन, जनरल प्रविष्टि के क्वेश्चन को भी देखा, और एक क्वेश्चन में सारी चीजों को देखा। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, जिसके अंतर्गत आपको सारी चीजें, यानी जो जो चीजें उसमें आवश्यक है, प्रविष्टि भी करना है आपको, और खाते भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा भी गया है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, सचिन एवं धोनी 2:1 के अनुपात में साझेदार है। 31 मार्च 2012 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। लेनदार दिया है 90,000, सचिन का ऋण 40,000, देनदार 40,000, और विविध संपत्तियां। देखिए, विविध संपत्तियां दी है, तो आप विविध संपत्तियां लिखेंगे, क्योंकि कहीं प्लांट, मशीनरी, बाकी चीजें नहीं दी है, तो हम सीधा विविध संपत्तियां लिखेंगे। पूंजी दी गई है, सचिन की पूंजी 20 और धोनी की पूंजी, ये हमको साझेदारों के पूंजी खाते में जरूरत होगी इसकी। फिर इन्होंने उक्त तिथि को फर्म के विघटन का निर्णय किया। देनदारों से 30,000 तथा, देखिए, देनदारों से 30,000, 40,000 के देनदार है, लेकिन वसूली हुई 30,000 की, तथा विविध संपत्तियों से 1,20,000 वसूल हुए। 1,40,000 की जगह 1,20,000 वसूली हुई। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेनदारों का कुछ नहीं देखा है। वसूली खाता बनाइए बोला है, लेकिन लेनदारों के भुगतान के बारे में नहीं दिया है। तो हम मान के चलते हैं, देखिए, लेनदार जो है हमारे पहले दायित्व होते हैं, पहले हम दायित्व का भुगतान करते हैं। यदि कुछ नहीं दिया है तो पूरा भुगतान दायित्व का होगा, यानी पूरा 90,000 उनका भुगतान किया जाएगा। तो ये चीज पर आपको ध्यान देना है। फिर सचिन का ऋण दिया है, तो आपको यहाँ पर सारे खाते बनाने हैं, जो तीनों खाते हमने देखे हैं, बनाए हैं, वो सारे खाते आपको बनाने हैं। साथ ही साथ आपको प्रविष्टि भी बनानी है, तब आपकी प्रैक्टिस पूरी होगी। हाँ, उस क्वेश्चन में हमने अलग से निकाला था 20%, 10% कम मूल्य पर, ये चीज नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छे से बना पाएंगे, तो इसको अच्छे से बनाइए, और यदि कहीं पे कोई डाउट है तो वापस एक बार पीछे रिपीट कीजिए, और फिर उसके बाद में आप अच्छे से उसको समझ के क्वेश्चंस को बनाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। इसका जो नेक्स्ट वीडियो और एक डालना है मुझे, उस वीडियो में हम एक टफ क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन में जो अनेक कई प्रकार की अलग अलग मदें जो दी जाएगी, उस क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे और उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हम आपको अपने वीडियो के जरिए दिखा पाए, ताकि आप अपनी परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर सके। धन्यवाद।